इन्वेस्ट करना चाहेंगे उस इन्वेस्टमेंट के अपने पास कितने सारे अवसर हैं, और क्या भारतीय बाजार में कुछ ऐसा सिस्टम है जिससे कि हम पैसा इन्वेस्ट करके बहुत सारा पैसा अर्न कर सकें, या जो एक सिंपल सैलरीड पर्सन के पास या सिंपल बिजनेस पर्सन के पास एक अलग अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि लॉस की संभावना कम हो और इन्वेस्टमेंट अच्छा हो, रिटर्न भी अच्छा मिले। क्या इस तरह की कोई संभावना है? तो आज मैं उसी पर बात करने जा रहा हूं कि अपने पास सबसे बड़ा अवसर क्या होता है। तो सबसे बड़ा अवसर अपने पास होता है बैंक। आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोग जब भी आज की डेट में आप देखेंगे कि सैलरी भी या बिजनेस में भी लोग पेमेंट जो लेते हैं वो बैंक में लेते हैं। आप सभी लोगों को जानकारी है इस विषय में। तो बैंक में अपने पास अवसर होता है आरडी करने का, एफडी करने का, आपके सेविंग्स अकाउंट में रखने का, ये सब अवसर होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड लेने का, ये सब अवसर आपके पास होता है। लेकिन क्या बैंक में पैसा रखने से हम बहुत अमीर बन सकते हैं? तो सवाल का जवाब है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि बैंक में जो एफडी में भी आपको इंटरेस्ट देगा वो 6 से 7% जनरली बैंक वाले देते हैं, और जो आरडी है उसमें भी 5 से 6% के आसपास का ब्याज है, और जो सेविंग्स है उसमें तो 3 से 4% का ब्याज है, और इन्फ्लेशन का रेट चल रहा है 7% का। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई का जो रेट चल रहा है वो 7% का चल रहा है। अल्टीमेटली अगर हम बैंक में अपने पैसे को रखते हैं तो कहीं ना कहीं से हमारा घाटे का ही सौदा होता है। तो सवाल यह है कि क्या बैंक में पैसा रखना चाहिए? तो जवाब है बिल्कुल रखना चाहिए। उतना ही रखना चाहिए जितने लिक्विड मनी की आवश्यकता आपको पड़ती है। डेली आवश्यकता के अनुसार जो आपके महीने 2 महीने के खर्चे के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है वो रखना चाहिए, और कुछ पैसे को एफडी में रखना चाहिए जिससे कि वक्त पड़ने पे वो बहुत इजीली आप उसको तोड़ के अपना पैसा काम चला सके। तो एक बहुत बड़ा समाधान बैंक के द्वारा होता है। इस बात को भी समझ लीजिए कि बैंक में रखा हुआ आपका पैसा मात्र 5 लाख तक इंश्योर्ड है, इसलिए बैंक में 5 लाख तक की गारंटी है। उसके ऊपर जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं वो बिना गारंटी का है, तो वो कभी भी आपका नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है अपने पास। तो सेकंड ऑप्शन है अपने पास शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट आप देख रहे हैं कि लगातार 7-8 महीने से डाउन पे है। बजट के बाद भी जो उम्मीद थी उस हिसाब से शेयर मार्केट बढ़ा नहीं है। ज्यादातर इस समय जो शेयर मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जो ब्रोकर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि इस समय वहां पर डेड जोन चल रहा है। हर चीज का रेट डाउन है, हर शेयर मार्केट के रेट इस समय काफी डाउन में चल रहा है। जिन्होंने भी पैसा लगा रखा है उनका बहुत ज्यादा नुकसान में पैसा है आज की तारीख में। तो मेरे अनुसार अगर आप एक्सपर्ट ओपिनियन पूछेंगे तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का ये सही समय होता है। लेकिन जनरली ये होता है कि हम लोग जो मिडिल क्लास होते हैं वो मिडिल क्लास जो पेमेंट हो रहा है वहां से उसको देखकर, जो डाउनफॉल है उसको देखकर इतना घबराते हैं कि वहां इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते नहीं है, बल्कि जिन लोगों का भी इन्वेस्ट है उसको निकालने के बारे में वो ज्यादा सोचते हैं। अब मान लीजिए कि किसी ने 500 रुपए में उसको परचेज किया और आज की तारीख में उसका 300 का रेट हो गया है, तो आपका अल्टीमेटली घाटा होने वाला है। और इस समय क्या कहता है? समय ये कहता है कि आप वेट एंड वॉच करो। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद आप वेट करिए कि आप, हो सकता है कि महीने भर बाद, 2 महीने बाद स्थिति सुधर जाए, उस समय में आप पैसे को विड्रॉ करिए। लेकिन नहीं, हम लोग पेशेंस खो देते हैं और अल्टीमेटली ये लगता है कि ऐसा ना हो कि रेट और डाउन हो जाए, शेयर मार्केट और डाउन में चला जाए और अल्टीमेटली हमारा जो 10-50 हजार मिलना है वो भी ना मिले और नुकसान हो जाए। तो शेयर मार्केट आज की डेट में इतना ज्यादा डाउनफॉल में है, इतना ज्यादा लोगों के अंदर में निगेटिविटी है उसको लेकर, तो एक आम इंसान के लिए वो भी सही प्लेटफॉर्म नहीं बन पा रहा है कि उसमें पैसा लगाकर हम कुछ अर्न कर सके। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि जब एक्सपर्ट ओपिनियन ये है कि जब शेयर मार्केट डाउनफॉल की स्थिति में होती है उस समय में शेयर परचेज करना, किसी भी अच्छी कंपनी का शेयर परचेज करना, इसमें मैं विशेष जोर देता हूं कि जो भी आप परचेज करिए, जो भी यूनिट्स आप परचेज करिए, वो शेयर्स परचेज करिए वो अच्छी कंपनी का करिए, किसी भी प्रेस्टिजियस कंपनी का करिए, जिसमें वो कंपनी एफएमसीजी में हो सकती है, इसमें पेंट्स वगैरह में हो सकती है, टायर्स वगैरह में हो सकती है, जो रेपुटेटेड कंपनी है जिसका प्रोडक्ट तो बिकता ही बिकता है, हम सभी लोग जानते हैं। अगर ऐसे में हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं तो कहीं भी ज्यादा घाटे का सामना नहीं करना पड़ता है। और अभी जब साल 6 महीने में ये स्थिति बदलेगी तो आपको उसका बम्पर प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है। लेकिन घबराहट की स्थिति तो चल ही रही है क्योंकि शेयर मार्केट काफी डाउनफॉल में है और लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है, इवन शेयर मार्केट के एक्सपर्ट्स को भी यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये शेयर मार्केट बढ़ेगा कब। तो ये जो घबराहट वाली स्थिति है,
ऐसा लोग बता रहे हैं, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इस समय विदेशी पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, जिसकी वजह से शेयर मार्केट डाउनफॉल की स्थिति में है। तो इसका कोई समाधान, क्योंकि ये तो अनप्रेडिक्टेड है, किसी को प्रेडिक्शन नहीं है इसका कि क्या होने वाला है। जो भी होता है अप्रत्याशित होता है, बहुत सारे फैक्टर्स वहां काम करते हैं। तो सामान्य लोगों के लिए शेयर मार्केट अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मेरे अनुसार उधर जाना भी गलत है। अगर उधर हम जाते हैं किसी के बहकावे में या किसी ब्रोकर या किसी के कहने से अगर हम शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और मुझे जानकारी नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम घाटे का ही सौदा करेंगे और अल्टीमेटली यही कहेंगे कि भाई हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो शेयर मार्केट मेरे अनुसार तो आज की तारीख में बिल्कुल भी सुटेबल जगह नहीं है जहां पे हम पैसे को इन्वेस्ट कर सके। अब शेयर मार्केट का ही एक पार्ट होता है म्यूचुअल फंड। जैसा कि आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड अक्सर आपने सुना होगा कि लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अब म्यूचुअल फंड में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद कितना रिस्क होता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद कितने प्रॉफिट की गुंजाइश होती है, ये सारा कुछ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए इस सेशन में। मैं प्रवीण चंद्रा कानपुर से आप सभी लोगों का अपने इस सेशन में स्वागत करता हूं और आज मैं आप लोगों की डिमांड पर म्यूचुअल फंड के विषय में थोड़ी जानकारी, खासकर एसआईपी प्लान के विषय में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको बोलते हैं एसआईपी, उसके विषय में थोड़ी जानकारी देने का प्रयास करता हूं। तो म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड आपने अक्सर सुना होगा कि लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने वहां इन्वेस्ट किया, अब म्यूचुअल फंड वालों ने क्या किया, उनके पास मैनेजर्स होते हैं, उनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं और वो लोग क्या करते हैं कि विभिन्न कंपनियों में उस पैसे को लगाते हैं। आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में इक्विटी होता है, लार्ज फंड होता है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ईएलएसएस होता है। ऐसे बहुत सारे फंड्स होते हैं, काफी फंड्स होते हैं और तमाम कंपनियों के पोर्टफोलियो होते हैं। उन लोगों को ज्यादा, जैसे डायरेक्टली शेयर मार्केट में अगर लगाने की बात हम करें, मान लीजिए 5 लाख रुपया है मेरे पास और हमने डायरेक्टली शेयर मार्केट में लगा दिया, तब मुझे तो आइडिया है नहीं कि किसमें लगाना है किसमें नहीं लगाना है, लेकिन हमने उसको उठा के म्यूचुअल फंड में डाल दिया। अब म्यूचुअल फंड में जो इस कंपनी में हमने डाला, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सही जगह पे लगाएं और अल्टीमेटली उसका एक अच्छा रिटर्न मुझे देने का प्रयास करें। ये अलग बात है कि इस समय जो प्रेजेंट टाइम में सीन चल रहा है 6-7-8 महीने से, उसकी वजह से म्यूचुअल फंड में भी काफी डाउनफॉल देखने को आया है। कई सारे म्यूचुअल फंड में 17% तक का ही डाउनफॉल है, कई सारे म्यूचुअल फंड में 7% का, 8% का डाउनफॉल है। तो ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो है वो भी डाउनफॉल में चल रहे हैं, उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन ये तो स्थिति ही अभी गलत है, अभी तो स्थिति विपरीत चल रही है। लेकिन जब ये उठेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब भी कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, तो उसको विशेष ध्यान रखिए कि म्यूचुअल फंड कभी भी शॉर्ट टाइम के लिए नहीं किया जाता। मेरी इस बात को नोट रखिएगा कि म्यूचुअल फंड कभी भी शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं किया जाता। और ये जो समस्याएं आती है शेयर मार्केट में, ये समस्याएं शॉर्ट पीरियड के लिए आती है, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए। रिसेशन का दौर चल रहा है, समस्या आ गई। कभी विदेशी निवेशक जो होते हैं पैसा विड्रॉ करने लगते हैं किसी वजह से, कोई दूसरे देश के कोई होते हैं जो वहां पे टैक्स फ्री कर देते हैं, तो भारत से वो लोग पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से शेयर मार्केट डाउन जाता है। कभी कभी गवर्नमेंट की नीतियां ऐसी होती है जिसकी वजह से शेयर मार्केट डाउन जाता है। तो हम डायरेक्टली जब पैसा लगा रहे हैं तो वहां जो भी स्थिति है, हमने उसकी बात नहीं की। जब आप म्यूचुअल फंड के मार्फत पैसा लगाते हैं तो अपने को क्या करना है, शॉर्ट पीरियड में ना लगा के लॉन्ग पीरियड के लिए आप उसको लगाइए। इसलिए मैं अक्सर सलाह देता हूं कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो एसआईपी प्लान होता है वो सबसे बेस्ट प्लान होता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एसआईपी प्लान सबसे बेस्ट प्लान है। एसआईपी में आपको जैसे 3-4 ऑप्शन मिल जाता है। नंबर 1 ऑप्शन, जैसा कि आप देख भी रहे हैं, नंबर 1 ऑप्शन होता है आप उसको पर डे बेसिस पे भी कर सकते हैं। अब उसको करने का सिस्टम क्या होता है, आपने चुन लिया किस म्यूचुअल फंड में आपको पैसा लगाना है, नंबर 1 बात। और मेरी तो ये सलाह रहती है कि म्यूचुअल फंड के ब्रोकर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, आप उनसे संपर्क करके करिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारी होती है जो आपके पास नहीं है, लेकिन वो चूंकि उसी का काम करते हैं तो उनके पास बेटर नॉलेज है कि किस कंपनी के म्यूचुअल फंड में अगर पैसा इन्वेस्ट किया जाए तो किस कंपनी का कैसा पोर्टफोलियो है, वो कैसा रिटर्न विगत दिनों में दिए हैं, लोगों ने जब विड्रॉ किया तो लोगों को कैसा रिटर्न मिला है।
ऐसा करके उन लोगों को बहुत सारी जानकारी होती है। जैसे मैंने जब आज से 10 साल पहले म्यूचुअल फंड में स्टार्ट किया था, तो मैंने एक ब्रोकर के मार्फत स्टार्ट किया था, उन्होंने रिलायंस मिड कैप में मेरा पैसा लगाया था। अब आप जानते हैं कि रिलायंस की स्थिति तो हमेशा ही बेटर पोजीशन में रहती है, तो मुझे तो उसका बहुत अच्छा रिटर्न मिला। 10 साल के बाद मैंने जब उस पैसे को विड्रॉ किया तो करीब करीब 17 से 18% का रिटर्न मिला। लेकिन इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल। मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का सिंपल मतलब हमने एक आपको बताने का प्रयास किया। पहले तो इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए आप कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, आप उसको मंथली कर सकते हैं। हर महीने आपने कंपनी चुन लिया, जैसे हमने बताया कि ब्रोकर के मार्फत ही सही आप एक कंपनी चुन लीजिए, या डायरेक्टली भी आजकल सब लोग नेट के ज्ञाता है, ऑनलाइन में आप सीख लीजिए कि कैसे डीमैट अकाउंट खुलता है, कैसे आपका म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो पूरा आप सीख लीजिए। ठीक है, तो वो सीख लिया आपने। सीखने के बाद आगे मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा कि डीमैट अकाउंट कैसे खुलवाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट खुल जाता है, कैसे खुलता है, और उसके बाद उसमें उसके मार्फत कैसे आप इन्वेस्ट करते हैं, ये सारा मैं आपको वीडियो दे दूंगा। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स के वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो आपने म्यूचुअल फंड में तय किया कि मुझे म्यूचुअल फंड में पर डे 50 रुपया इन्वेस्ट करना है, तो आप अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्योंकि वो बैंक और म्यूचुअल फंड की अंडरस्टैंडिंग होती है, वहां से डेबिट होकर वहां क्रेडिट होता है। तो आपने पर डे मान लीजिए 100 रुपए का रखा कि भाई हमें 100 रुपया पर डे म्यूचुअल फंड में डालना है। अब 100 रुपया पर डे बैंक से ऑटोमेटिक कट के म्यूचुअल फंड जिस भी कंपनी में आपने लगाया वहां वो पहुंच जाएगा। अब 100 रुपया जब उनके पास पर डे पहुंचेगा, तो आपके जैसे बहुत सारे लोग 100 रुपया पर डे या क्वार्टरली, मंथली ऐसा करके सिस्टम रखते हैं, तो उनके पास जो अमाउंट इकट्ठा होता है म्यूचुअल फंड कंपनी जहां भी आपने लगाया, वो लोग उस पैसे को अपने हिसाब से शेयर मार्केट में विभिन्न कंपनियों में, विभिन्न पोर्टफोलियो की कंपनी में लगाते हैं। अब लगाने के बाद जो रिटर्न आता है वो उस हिसाब से आपको देते हैं, उसका हर महीने स्टेटमेंट आता है। तो लगाने का सिस्टम हमने आपको बताया। पहला क्या है कि आप पर डे वाला ऑप्शन ले सकते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन है मंथली वाला, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि सैलरीड पर्सन के लिए मंथली ही ऑप्शन हो पाता है। बिजनेस क्लास भले ही पर डे का रखे, लेकिन जो सैलरीड पर्सन है उसके लिए तो साल महीने में एक बार सैलरी आएगी, तो वो हर महीने का अपना कर देता है। जैसे हमने किया था 25,000 महीना, आप भी कर सकते हैं, 5,000 महीना कर सकते हैं, जो भी आपका बजट हो। 3,000 महीना कर सकते हैं, कई लोग 1,000 महीना करते हैं, कई लोग 2,000 महीना करते हैं। एक लंबे पीरियड के लिए हम इतना अमाउंट आसानी से निकाल सकें और उस अमाउंट की वजह से हमें कोई परेशानी ना हो, और ये हमारा फ्यूचर प्लान है। जैसे हमने जब इन्वेस्ट किया था तो हमने 2 तरीके को सोचा था। पहला ये सोचा था कि बच्चों का एजुकेशन का पीरियड, पिछले साल जैसे मुझे करीब 8 लाख रुपए की जरूरत थी, तो मैंने उसको विड्रॉ किया जितना भी, तो वो मैं भी आगे आपको बता रहा हूं। और बाकी जो पैसा बचा रहा जो मैंने इन्वेस्ट किया था, वो मैंने फ्यूचर प्लानिंग, जब मैं 60 ईयर्स का हो जाऊंगा तो मुझे इतना फंड मिल जाएगा, ऐसा करके मैंने सोच के उसको इन्वेस्ट किया था। तो आप लोग इस तरीके से कोई अपना प्लान कर सकते हैं। किसी की बेटी होती है तो उसको बेटी के लिए इन्वेस्ट कर सकता है कि भाई 25 साल में हम बेटी की शादी करेंगे, तो हम ये 1,000 रुपया ही सही, लेकिन हर महीने 1,000 रुपया हम SIP प्लान में लगा रहे हैं। साल का 12,000 हो गया, 25 साल में 3 लाख रुपया हो गया। अब उसके बाद 3 लाख का कितना रिटर्न मिलेगा, वो अभी हम आगे चर्चा आपको बताते हैं। तो पूरा डिटेल समझ लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट के विषय में ज्यादा दिमाग लगाइए। क्योंकि कहा जाता है कि बिना ज्ञान के किसी सेक्टर में अगर आप उतर जाएंगे तो कहीं ना कहीं से उसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। अगर हम समझ के उतरेंगे तो माइंड भी हमारा उस हिसाब से प्रिपेयर रहता है, हर चीज के लिए हम प्रिपेयर रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो सबसे पहले हमने आपको बताने का प्रयास किया कि जो पर डे का स्कीम होता है उसमें हर पर डे कट के पैसा म्यूचुअल फंड में पहुंच जाएगा। दूसरा जो मंथली वाला होता है उसमें हर महीने निश्चित डेट आप डाल दीजिए कि भाई हम 20 तारीख को पैसा मेरा कटेगा, तो 20 तारीख को अपने अकाउंट में आप पैसा रखिए, वो ऑटोमेटिक डेबिट होकर वहां पहुंच जाएगा। नंबर 3, क्वार्टरली 3 महीने वाला जो सिस्टम होता है वो भी आप कर सकते हैं, और सिंगल में भी आप कर सकते हैं। 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख, 50,000, 10,000, जो भी आपके मन में है कि हम एक बार में इन्वेस्ट कर देंगे, उसके बाद शांति से हम 10 साल तक इंतजार करेंगे, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ये हमने आपको बताने का प्रयास किया कि बैंक से आपके कट जाएगा, ठीक है, और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है ये हमने आपको बताने का प्रयास किया। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक जरिया है, एक तरीका है, जो आपके बैंक और म्यूचुअल फंड के बीच में डेबिट क्रेडिट का खेल होता है, और अल्टीमेटली आपका पैसा शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड के द्वारा घूम के, डायरेक्टली आपने इन्वेस्ट नहीं किया, म्यूचुअल फंड के द्वारा घूमकर वो पैसा इन्वेस्ट हो गया।
अब डायरेक्टली अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक्सपर्ट्स चाहिए, और म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट कर दिया तो म्यूचुअल फंड वाले जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपके पैसे को वहां इन्वेस्ट करते हैं और इस अनुसार इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपनी क्रेडिट की चिंता रहती है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको रिटर्न मिल सके, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा उस पर दिमाग लगाते हैं। आगे हम लोग चर्चा करते हैं इज एसआईपी रिस्क फ्री। अभी जब एग्जांपल आपको बताएंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या एसआईपी रिस्क फ्री है। तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। एसआईपी में भी रिस्क है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पैसा अल्टीमेटली शेयर मार्केट में ही लग रहा है, चाहे वो घूम के लगे चाहे डायरेक्टली लगे, लेकिन लग रहा है शेयर मार्केट में ही। और शेयर मार्केट अनसर्टेन है, लेकिन बस होता क्या है इसको समझ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होता है। शेयर मार्केट में डायरेक्टली लगाने से क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने आप 1 लाख रुपया लगा दिया, अब 1 लाख रुपया हमने लगा तो दिया, अब उसके बाद हम 10 दिन बाद उसको निकालने पहुंचे तो पता चला कि वो रेट ऑफ डाउन हो चुका है और हमारा 1 लाख रुपया 70,000 रुपया बचा है। मे भी संभावना है। और अगर उसी पैसे को हम छोड़ देते हैं, 1 साल के लिए छोड़ देते हैं, तो मे भी वो पैसा घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, संभावना है। क्योंकि जिस समय हमने लगाया उस समय हमें यूनिट्स अलॉट हो गए, और जिस समय में हम बेचने जाते हैं उस समय जो उसका रेट होता है उसको यूनिट से मल्टीप्लाई करके आपको दिया जाता है। ये सिंपल प्रोसेस होता है। तो उस सिंपल प्रोसेस में आपको घाटा भी हो सकता है और नफा भी हो सकता है। अब आप देखिए एसआईपी में क्या होता है। एसआईपी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने 10 साल का प्लान कर लिया, भाई अभी 2025 है, 2025 में आप सर्विस में आ गए। अब सर्विस में आप आए तो आपने क्या किया, आपकी 1.5 लाख की तनख्वाह थी, आपने उसमें से 25,000 महीना सोच लिया कि मुझे एसआईपी में अपना फ्यूचर प्लानिंग करके करना है। अब 25 साल का जो लड़का होगा फ्यूचर प्लानिंग के लिए कम से कम 15 साल 20 साल का प्लान तो करेगा ही करेगा। आपने 20 साल के लिए सोच लिया कि भाई मुझे 20 साल के लिए एसआईपी में हर महीने 25,000 रुपया महीना डालना है। अब उसका कैलकुलेशन आप देख लीजिए कि 25,000 महीना मतलब साल का कितना हो गया, 3 लाख रुपया। 25 साल में कितना हो गया, 75 लाख रुपया। अब 75 लाख रुपया आपका इन्वेस्ट हुआ। अब 75 लाख 25 साल बाद कितना रुपया होगा ये तो परमात्मा जानता है, हम आप नहीं जानते हैं। लेकिन इतना मान के चलिए कि कम से कम 15 से 17% का ग्रोथ रेट आपको मिल ही जाएगा। वो कैसे मिलता है बस उसी को समझने की जरूरत है, तब समझ में आ जाता है कि यहां पर रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है भी और नहीं भी है। कैसे, इसको समझिए, समझने की जरूरत है। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये मई का महीना है, अब ये फरवरी का महीना है। अब फरवरी के महीने में हमारे अकाउंट से 25,000 रुपया गया और इस समय शेयर मार्केट डाउन की स्थिति में है। तो उसमें जिस पोर्टफोलियो में पैसा लगा, जिसमें भी पैसा लगा, रिलायंस में लगा या एचडीएफसी में लगा या जहां भी पैसा लगा, टाटा में लगा या किसी में लगा, बाटा में लगा, जिसमें म्यूचुअल फंड वालों ने लगाया, अब जिसमें भी पैसा मेरा लगा, लार्ज कैप में या मिड कैप में या स्मॉल कैप में जो भी पैसा लगा, अब उसके हिसाब से मुझे यूनिट्स अलॉट हो गया। तो इस समय शेयर मार्केट डाउन है तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे यूनिट्स ज्यादा मिलेंगे। सिंपल, अगर डाउन है रेट तो यूनिट्स ज्यादा अलॉट होंगे, शेयर्स आपके ज्यादा बनेंगे, तो आपके यूनिट्स अलॉट हो गए। आपने 25,000 रुपया डिपॉजिट किया, मान लीजिए कि आज का रेट है 500, एक एग्जांपल लेते हैं, तो आपको 500 यूनिट अलॉट हो गया। फरवरी के महीने में 500 यूनिट अलॉट हो गया। अब अगला महीना आया, एग्जांपल लीजिए, अगला महीना आया कौन सा, मार्च का। मार्च में फिर आपके अकाउंट से 25,000 गया। उस समय शेयर मार्केट और डाउन चला गया था, आज की स्थिति से और डाउन चला गया था। तो पता चला कि यूनिट्स के रेट थे 400, जो शेयर का रेट था वो था 400। आपको यूनिट कितना अलॉट हो जाएगा, 600 कुछ, क्योंकि आपने तो 25,000 लगाया, 400 से उसको डिवाइड कर दीजिए तो अल्टीमेटली 600 कुछ। पिछला यूनिट कितना था, 500, इस बार यूनिट कितना हुआ, 600। अब आपके पास यूनिट कितना है, 1100। अब 1100 को आप विड्रॉ करिए तो क्या होगा, आपका उस समय का वैल्यू क्या है, 400। तो 1100 इंटू 400, 44,000 आपको मिल जाएगा। उसमें भी कुछ कट जाएगा, जबकि आपने इन्वेस्ट कितना किया है, 50,000। तो समझ में क्या आ रहा है कि घाटा हो गया। ऐसे तो समझ में आ रहा है ना। अब आगे बढ़िए। अब चूंकि हम 2 महीने के लिए तो ये हमने इन्वेस्ट नहीं किया है ना, हमने तो इन्वेस्ट किया है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए या 20 साल के लिए। तो धीमे धीमे ये रेट बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी बहुत ज्यादा घटेगा, कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जिस डेट को आपका पैसा वहां क्रेडिट होता है म्यूचुअल फंड में,
उस डेट में जो भी रेट्स होते हैं शेयर के, जो भी रेट्स होते हैं, उतना यूनिट आपको अलॉट हो जाता है। अब मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर समझ में आई होगी। कभी आपको 300 यूनिट अलॉट होगा, कभी 600 यूनिट अलॉट हो जाएगा, कभी आपको 700 यूनिट मिल जाएगा, कभी कहो 250 यूनिट मिले। जैसा रेट होगा, जैसा शेयर का रेट होगा, उसी हिसाब से आपको यूनिट्स अलॉट होते चले जाएंगे। और हर महीने आपके पास एक स्टेटमेंट बन के आ जाएगा कि इस समय आपके पास इतने यूनिट्स हैं और ये रेट चल रहा है। अब आप उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बगल में फंड लिखा होगा कि आपका फंड इतना रुपया, अगर आप चाहें तो आज की डेट में इसको विड्रॉ कर सकते हैं। अब इसको समझिए, विड्रॉ करते समय अगर आपने उसको विड्रॉ कर लिया तो आप देखिए उसको ना, आपने, फिर हमने कहा कि आपने 6 महीने या साल भर के लिए तो लगाया नहीं है। म्यूचुअल फंड में जब भी लोग इन्वेस्ट करते हैं तो एक लॉन्ग पीरियड का दिमाग लगा के करते हैं, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, ऐसा करके। तो उस लॉन्ग पीरियड में शेयर मार्केट, आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि शेयर मार्केट अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन चलता रहता है। अब जिस डेट को हमने लगाया वहां रेट डाउन था तो हमें यूनिट ज्यादा मिल गए। गलती से हमने उस डेट को, भाई हमारा डेट तो फिक्स है, मान लीजिए 20 तारीख को हमारा पैसा जाएगा। अब 20 तारीख को जो भी था उसके हिसाब से यूनिट्स आपको अलॉट हो गए और टोटल आपको फिगर दिखता चला जा रहा है कि आज हमारा इतना यूनिट, आज हमारा इतना यूनिट, आज हमारा इतना यूनिट करके पूरा स्टेटमेंट कंपनी आपको भेज दे रही है। सब कुछ आपका पारदर्शी सिस्टम है, आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है? पेशेंस रखना है। अगर बहुत ज्यादा पैसा बढ़ जाता है तो भी आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, और बहुत ज्यादा घट जाता है तो भी पेशेंस रखने की जरूरत है। लेकिन आप देखेंगे, जो मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं, मैंने 10 साल का किया था, 2015 से मैंने स्टार्ट किया था और 10 साल मेरा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें पिछले साल मैंने उसका 7 लाख रुपया विड्रॉ कर लिया था। मैं भी आज की डेट में डाउन पोजीशन में हो, मैंने देखा नहीं है। दिमाग पे बर्डन डालने का नहीं उसमें, क्योंकि मैंने उसको इन्वेस्ट किया था जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा, तो मेरे 60 साल होने में अभी 10 साल बचा हुआ है। तो मैंने 7 लाख तो निकाल लिया और अभी जितना भी पैसा बचा हुआ है वो मुझे निकालना है 10 साल बाद। तो 10 साल बाद उसकी क्या स्थिति होगी? आप सभी लोगों को मालूम है कि महंगाई की जो दर है आज की डेट में, उसमें कभी जीवन में आप सोचेंगे कि शेयर मार्केट 4000 पे चला जाएगा, कभी सोने का भाव 4000 हो जाएगा। मेरी जब शादी हुई थी तो 4000 रुपए तोला 10 ग्राम का मिलता था। आज हो सकता है क्या? इम्पॉसिबल है। आलू जो आपको आज 15 रुपए किलो बिक रहा है, अभी 5 साल पहले, 10-7 साल पहले वो 1 रुपए किलो भी बिकता था सीजन पे। आज मिल सकता है क्या? असंभव है। आज तो 15 रुपए किलो भी मिलता है तो लगता है कि सस्ता मिल रहा है, क्योंकि हम लोग तो 40-40 रुपए आलू खरीद के खाए हैं ना। स्थिति तो यही है। तो इस बात को समझिए कि एकदम से डाउनफॉल कभी नहीं होता है, और यूनिट्स अलॉट होते 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 आपने 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद जब आप जाके देखेंगे तो आपको वो 15%, 17%, 18% का, मतलब ये मैं वो बता रहा हूं जो लार्ज कैप में आपको प्रॉफिट मिलेगा, जो एकदम सॉलिड है, अच्छी कंपनी में लग के आपको मिलेगा। और कहीं आपने उसको मिड कैप में लगा दिया या स्मॉल कैप में लगा दिया, मतलब छोटे इन्वेस्टमेंट, दोनों तीनों का क्या फर्क होता है वो भी समझ लीजिए। इक्विटी में रिटर्न बहुत अच्छा नहीं मिलता है। लार्ज कैप में अच्छी कंपनियों में पैसा लगता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसमें भी रिटर्न, अच्छी कंपनियों का रिटर्न हमेशा स्लो एंड स्टडी वाला रहता है। बहुत तेज नहीं भागेगा, बहुत डाउनफॉल में नहीं जाएगा, हिसाब से बढ़ेगा। तो उसमें भी 10%, 12% इस टाइप से रिटर्न आता है। मिड कैप में रिटर्न थोड़ा उससे बेहतर मिलता है, और जो स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप में रिटर्न बहुत तेज जाता है, लेकिन रिस्क भी बहुत तेज है। तो ऐसा मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करना है तो आप बहुत ज्यादा पैसे को स्मॉल कैप में या मिड कैप में नहीं लगाना चाहिए मेरे अनुसार। आप उसको लार्ज कैप में लगाइए, इक्विटी में लगाइए। और सब चौथा जो है वो है ELSS। ये होता है ELSS, ये जो आपको टैक्स बचाता है, ये टैक्स एग्जेप्टेड है। ATC के तहत 1.5 लाख रुपए तक आप बचा सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात है, मैंने भी लगाया था 4000 महीना इसमें दे रहा था मैं, 25,000 मैंने लगाया था लार्ज, मिड कैप और स्मॉल मिला के, और 4000 रुपया मैंने लगाया था आपके ELSS में। 2-2000 का 2 चलता था SIP। तो उसमें मैंने देखा कि जब मैंने उसको, एक तो आप 3 साल पहले उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, पहली बात। मान लीजिए वक्त है, परिस्थिति है, कभी किसी पैसे की आवश्यकता पड़ जाए, तो आप म्यूचुअल फंड में बड़ा बेनिफिट होता है कि आप शॉर्ट अमाउंट निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने 25,000 करके इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, अब 5 साल गुजरा, जैसा कि हमने आपको बताया कि पिछले साल मुझे बच्चों की फीस को देने के लिए 7 लाख रुपए की जरूरत थी, मैंने निकाल लिया। तो आप उसको पार्ट में निकाल भी सकते हैं। लेकिन ELSS जो होता है, जो ये आपका टैक्स बेनिफिट वाला होता है,
उसमें आप नहीं निकाल सकते बिफोर 3 इयर्स। और 3 इयर्स के बाद 4th ईयर में अगर आप विड्रॉ करेंगे तो 1 साल का ही पैसा निकलेगा, बाकी 2 साल का नहीं निकलेगा। तो ये एक उसमें ड्रॉबैक है, उसको आप ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट अगर टैक्स फ्री कर रही है तो कुछ ना कुछ तो नुकसान, कुछ ना कुछ कंडीशंस तो लगाएगी। इसलिए मैं उसको ज्यादा प्रेफर नहीं करता। बहुत ज्यादा और भी सिस्टम होते हैं, बच्चों की फीस वगैरह का होता है, और भी बहुत सारे ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जहां की आपको एटीसी का रिबेट आप ले सकते हैं। तो अननेसेसरी म्यूचुअल फंड में कम इंटरेस्ट लेकर और इनकम टैक्स का बेनिफिट ले, मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन एक ऑप्शन है आपके पास ELSS का, आप उसको ले सकते हैं 1.5 लाख तक, मैक्सिमम 1.5 लाख तक। ये हमने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड किस किस तरीके के होते हैं। इक्विटी फंड बहुत सारे होते हैं, 14-15 फंड होते हैं, लेकिन मेन पॉपुलर इक्विटी फंड है, लार्ज फंड है, स्मॉल फंड है, और आपका मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है। ये ज्यादा जो है पॉपुलर है, इक्विटी और ELSS। ठीक है, अब हमने आपको बता दिया कि SIP रिस्क फ्री नहीं है, रिस्क है, लेकिन रिस्क नहीं भी है, वो हमने आपको क्लियरली ब्रीफ कर दिया कि अल्टीमेटली अगर आप 10 साल, 15 साल, 20 साल का इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कहीं से भी घाटा नहीं होता है। इसमें उसके बाद इसमें लिखा है कैन SIP गो इन लॉस? डेफिनेटली। अभी हमने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपने 25,000 के 2 महीने का दिया और आप घाटे का भी तो चल रहा है, शेयर मार्केट डाउन चल रहा है, आपका जो यूनिट अलॉट हुआ उसके हिसाब से आप 2 ही महीने बाद निकालने पहुंच गए। आपने सोचा कि अरे बाप रे बाप, मेरा तो पैसा डूबा जा रहा है, आपने बोला कि निकाल दो भाई, तो आपका 44,000 निकल रहा है, तो कितना 6,000 का नुकसान हो गया ना। अब आप कहोगे कि लो हमारा ही पैसा कट के मिला, तो भाई ये तो आपकी किस्मत है, इसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो यहां पर म्यूचुअल फंड क्लियरली आप समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए, बार बार समझ लीजिए कि म्यूचुअल फंड हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में दिमाग नहीं लगाना चाहिए, वरना वही स्थिति होगी लॉस वाली। फिर आप कहेंगे कि सर का वीडियो देखे उसके बावजूद लॉस हो गया। अगला पॉइंट है हमारा, क्या है विड्रॉ SIP एनी टाइम। बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। अभी हमने आपको एग्जांपल दिया कि मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था 10 साल और 20 साल के लिए मैंने बल्कि इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। मुझे पिछले साल जरूरत पड़ गई 7 लाख रुपए की, तो मैंने कहीं दिमाग नहीं लगा के उसी 7 लाख रुपए को विड्रॉ कर लिया। तो आपका जितना भी फंड बना है, जितना भी यूनिट्स अलॉट है, उसका उस समय में जो भी रेट चल रहा है उसको मल्टीप्लाई करके, अभी हमने आपको बताया कि हर महीने फंड आपके पास स्टेटमेंट आता है, स्टेटमेंट में वो फंड दिखाई देता है कितना फंड है। अब उस फंड में से मान लीजिए मेरा 25 लाख का फंड बना हुआ है, अब मुझे 7 लाख रुपए की जरूरत है, तो मैंने निकाल लिया 7 लाख रुपया। तो उस डेट को आप आराम से निकाल सकते हैं। आज हमने पैसे को विड्रॉ किया तो आप मान के चलिए कि 99% तो शाम तक क्रेडिट हो जाता है, नहीं तो आपके पास मैसेज आ जाएगा और सेकंड डे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो बहुत ही आसान सिस्टम है विड्रॉ करने का, कोई बहुत ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस आप रिक्वेस्ट डालिए और आपका फटाफट आपके अकाउंट में, जिस अकाउंट से आपका पैसा कट रहा है उसी अकाउंट में पैसा आपके क्रेडिट हो जाएगा। एक बहुत ही आसान तरीका है SIP के द्वारा। एक किसी ने एग्जांपल आपको बता दें, बल्कि 2 एग्जांपल आपको बता दें। जो मैं चूंकि थोड़ा सा फाइनेंस से रिलेटेड भी रहता हूं, तो लोग मुझसे सलाह पूछते हैं। तो मेरे एक मिलने वाले थे, उन्होंने सन 2004 में उनका रिटायरमेंट हुआ। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि कहां पैसा लगा दें, तो उस समय में हमने उनको म्यूचुअल फंड का सलाह दे दिया था। उन्होंने 4 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में लगा दिया। और आपको याद होगा 2004 की जो स्थिति थी, उस समय बहुत तेजी के साथ में शेयर मार्केट अपवर्ड की स्थिति में था, बहुत तेजी के साथ में। बाद में अचानक से 2007-8 में जाकर रिसेशन आया था, लेकिन उससे पहले वो अपवर्ड की स्थिति में था। और अल्टीमेटली उनका 4,000 रुपया जो हुआ, लगाया उन्होंने 4 लाख रुपया, वो इतना तेज बढ़ा कि उस समय में उनका लड़का बीटेक कर रहा था। उस बीटेक का पूरा खर्चा समझ लीजिए 4 साल का, वो उसी से निकलता चला गया। जितना भी रुपया उनको चाहिए था वो जाते थे और वहां जाकर पूछते थे कि भाई कितना बढ़ गया, तो बोला कि सर आपका ये 4 लाख जो है ना, वो 4,26,000 हो गया। तो बोले ठीक है, ऐसा करो कि 10,000 रुपया दे दो। तो 5,000 रुपया बेटे को भेज दिया, 5,000 से अपना काम चल गया। तो इस तरीके से वो निकालते रहे। पर मंथ वो एक तरीके से समझिए कि निकाल लेते थे और पर मंथ वो जाकर अपना स्टेटमेंट पता करते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि गए तो वहां पर स्टेटमेंट में थोड़ा डाउन बता रहा है और वो बोल रहा है कि ब्रोकर की भाई ऐसा है कि 1-2 दिन रुक जाइए, शायद बढ़ जाए। तो 1-2 दिन रुक भी गए। तो इस तरह से उन्होंने पूरे 4 साल अपने बेटे को बीटेक की डिग्री करा दी, केवल म्यूचुअल फंड के दम से, पार्ट में निकाल के 5,000, 10,000, 5,000, 10,000 ऐसा करके निकाल के। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है। उन्होंने सिंगल इन्वेस्ट किया था। उसके बाद की बात बताएं, अभी हमारे एक मिलने वाले थे, उन्होंने आज से 12 साल पहले, करीब शायद 12 साल पहले, मतलब 2025 से 2013 में शायद वो रिटायर किए थे। तो रिटायर करने के बाद उनको 22 लाख रुपया करीब मिला था।
तो 22 लाख में उन्होंने 7 लाख से प्रॉपर्टी परचेज कर ली थी। 7 लाख रुपया से वो जिस घर में रहते थे उसको उन्होंने बनवाया था, और 7 लाख रुपया हमने उनका एसबीआई म्यूचुअल फंड में लगवा दिया था। एसबीआई में ही उनका जाता है, पेंशन भी वहीं आती है, तो उन्होंने वहीं पर अपना पैसा एसबीआई म्यूचुअल फंड में मैनेजर से कह के वहां लगवा दिया। अब उसके बाद उनको हर क्वार्टरली 15 से 17 हजार रुपया, 7 लाख रुपए का समझ लीजिए, 15 से 17 हजार रुपया उनके अकाउंट में हमेशा आता रहा क्वार्टरली। उससे क्या होता है कि अपना सपोर्ट हो जाता है। ऐसा भी सिस्टम होता है कि आप चाहे तो क्वार्टरली उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस तरह का वो कर लिए थे। और उसके बाद जब उनकी बिटिया की शादी तय हो गई 4 साल बाद, तो उन्होंने उस 7 लाख को जब विड्रॉ किया तो करीब 10.5 लाख रुपया उनको मिला था। अब आप समझ लीजिए कि 4-4.5 साल के पीरियड में 7 लाख रुपया 10.5 लाख रुपया हो गया, और 15,000 जो लेते रहे वो अलग से। ऐसा भी होता है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि उस समय में थोड़ा सा ग्रोथ रेट काफी हाई चल रहा था, जिसकी वजह से उनको अच्छा ग्रोथ मिल गया। अदरवाइज आज की डेट में अगर वो रहते और आज अगर उस 7 लाख रुपए को निकालते, तो हो सकता है कि वो 14 लाख के बदले में हो सकता है कि 8 ही लाख मिलता। ये तो परमात्मा की कृपा है कि क्या रेट चल रहा है, कि जब विड्रॉ हम करने जा रहे हैं तो क्या सेंसेक्स की पोजीशन है, कितने मेरे यूनिट्स हैं और कितना उसका रेट्स है। ये आप क्लियर समझ लीजिए कि मैं जो भी बता रहा हूं वो मैंने आपको मार्केट रिस्क के अनुसार ही बताया है। आप उसको ये मत सोचिएगा कि उनको इतना मिल गया तो मुझे भी इतना मिल जाएगा, ऐसा यहां पे कभी नहीं होता, क्योंकि म्यूचुअल फंड का पूरा पैसा मार्केट रिस्क पे डिपेंड करता है। इस बात को भली भांति समझ लीजिए। तो हम विड्रॉ तो कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब नीचे वाला पॉइंट हमने पहले आपको बता दिया, हाउ मच एसआईपी शुड आई स्टार्ट। तो हमने पहले आपको बता दिया कि आप चाहे उसको पर डे ले लीजिए, चाहे आप मंथली ले लीजिए, चाहे क्वार्टरली करा लीजिए, चाहे आप सिंगल प्रीमियम में भी कर सकते हैं, एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके भी आप उसको कर सकते हैं। क्लियर? तो आप देखिए कि हमने आपको एक सिस्टम बताने का प्रयास किया, जिस सिस्टम में अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में, एसआईपी प्लान में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसका फुल फॉर्म होता है, अगर उसमें हम लोग इसको इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं से हमें उसका बम्पर प्रॉफिट मिलता है। और भारत में आप सभी लोग जानते हैं कि जो कमाई वाले लोग हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक को बोलते हैं हायर लेवल, अपर लेवल, दूसरे को बोलते हैं मिडिल क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। आज आप देख रहे हैं कि जो मिडिल क्लास है वो करीब करीब खत्म की स्थिति में है। उससे पहले इसको ये समझ लीजिए कि इन तीनों क्लास में फर्क क्या होता है। अगर साल में आप, अक्सर लोग प्रश्न पूछते हैं कि अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास क्या है, तो उसको क्लियरली समझ लीजिए। अगर आपकी आमदनी 1 लाख रुपए से ऊपर है, 1 लाख रुपए पर मंथ, तो 12 लाख रुपए साल का हो गया, तो उसके अनुसार आप अपर क्लास में आते हैं। अगर आपकी आमदनी 2.5 लाख से लेकर और 12 लाख तक है तो आप मिडिल क्लास में आते हैं। और अगर आप 2.5 लाख से कम साल का कमा रहे हैं या आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है, तो उस अवस्था में आप लोअर क्लास में आते हैं। तो आज जो सीन चल रहा है मार्केट में, उसमें ज्यादातर लोग मिडिल में बचे ही नहीं, क्योंकि मिडिल में ये जो इनकम का आप देख रहे हैं, ये इनकम से ज्यादा आज महंगाई है, इससे ज्यादा आज खर्चे हैं। अगर कोई व्यक्ति आज 50-60 हजार 80 हजार रुपए कमा रहा है तो उसके पास बचता कुछ नहीं है, उल्टा वो क्रेडिट कार्ड के चंगुल में, किसी न किसी कंपनी के पर्सनल लोन के चंगुल में सब फंसे पड़े हैं। किसी को टीवी उधार ले लिया, तो कभी मोबाइल उधार ले लिया, तो कभी कुछ उधार ले लिया, वो उनका जीवन उधार में चला जाता है। कहीं गलती से किसी मकान के बारे में सोच ले 25-50 हजार रुपए का इंस्टॉलमेंट देने को, तो उनका बैंड बाजा अलग से बजा रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए एक अवसर है, अगर आप ऐसे सिस्टम में हैं जहां पे जो हमने स्थिति आपको बताई उस स्थिति में आप हैं और आपके पास अवसर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप छोटा ही सही लेकिन एक इन्वेस्टमेंट मेरे जो हमने तरीके आपको बताए म्यूचुअल फंड का, उस तरीके में करने का प्रयास करिए। चाहे आप 1000 रुपया महीने से ही स्टार्ट करिए, लेकिन उसको इन्वेस्ट करने की आदत डालिए और ये मान के चलिए कि मुझे जो है इस पैसे को विड्रॉ नहीं करना है। क्योंकि आप अगर मेंटलिटी विड्रॉ की बना लेंगे कि 1 साल में इन्वेस्ट करेंगे, इतना निकाल लेंगे, तो आप फिर म्यूचुअल फंड में नहीं चल पाएंगे। उसके लिए और भी बहुत सारे हैं, उसमें रहिए, ज्यादा बेटर है, कम से कम सेफ गेम तो रहेगा आपका। इसलिए मेरा यह कहना है
कि आप म्यूचुअल फंड में तभी इन्वेस्ट करिए जब आप लॉन्ग टर्म का दिमाग लेके चलते हैं कि भाई आज ठीक है मेरी तनख्वाह 60,000 रुपए की है, मैं 5,000 ही सही ये समझूंगा कि मेरे पास 5,000 नहीं आता है, समझ लूंगा मेरी सैलरी 55,000 की है। अब 55,000 की सैलरी में ही मुझे पूरा काम करना है और ये 5,000 का हमने क्या किया, एसआईपी में डाल दिया। अब हर महीने वो मेरे अकाउंट से कट जाएगा बिना मेरे कहे और वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होता रहेगा, उस पर दिमाग भी नहीं लगाना। साल का कितना जमा हो गया, 60,000 रुपया। अब 10 साल आपका जमा हो गया तो आपका 6 लाख जमा हो गया, 20 साल जमा हो गया तो 12 लाख जमा हो गया, 30 साल अगर आपने जमा कर दिया, क्योंकि जो लोग आज 25 साल के हैं उनके पास तो 35 साल का अवसर है 60 साल होने में, तो 35 साल में उनका कितना पैसा हो जाएगा। अगर एक साल में आपका 5,000 का रेट है तो 12 पंचे 60,000 रुपए साल का हो गया। अब 60,000 साल इंटू 35 कर लीजिए, 35 साल में आपका कितना हो जाएगा, तो 6 × 18, 6 × 5 = 30, मतलब 21 लाख रुपया। क्लियर हुआ, 21 लाख रुपया। अब 21 लाख रुपया 35 साल में आपको कितना रिटर्न दे देगा, 15% का भी अगर ग्रोथ रेट आता है, मिनिमम मान के चलते हैं करीब करीब मिल ही जाता है लॉन्ग टर्म में, तो कितना ज्यादा ग्रोथ आपको दे देगा, आपका पैसा डबल ट्रिपल हो चुका होगा, 1 करोड़ आप संपत्ति तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह का सिस्टम म्यूचुअल फंड की वजह से अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो ये मत समझिएगा कहीं से भी कोई गारंटी, म्यूचुअल फंड में कोई गारंटी नहीं होती है, बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। डिस्क्लेमर बिल्कुल क्लियर, जैसे कि हम लोग सिगरेट पीते हैं लिखा होता है इंजूरियस टू हेल्थ, उसी तरीके से मार्केट रिस्क है, 100% रिस्क है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब हम उसको लेके चलते हैं तो वो रिस्क हमारा नॉमिनल हो जाता है और हो सकता है कि बहुत ज्यादा बम्पर प्रॉफिट आपको मिल जाए, क्योंकि उसमें आपकी ही मेहनत नहीं होती है। आप तो पैसा इन्वेस्ट करते ही करते हैं, उसमें मेहनत होती है म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स की, उनके मैनेजर्स की, जो सही जगह पे आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, कभी लार्ज कैप से मिडिल कैप, कभी मिडिल से आपका स्मॉल कैप, इस तरह से वो कभी इक्विटी, बहुत ज्यादा मार्केट में उतार चढ़ाव आते इक्विटी में डाल देते हैं। इस तरह से वो अपना मैनेज करके आपसे परमिशन ले लेके मैनेज कर करके और आपका पैसे को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा के कैसे आपको रिटर्न दे सके, ये एक अच्छा अवसर म्यूचुअल फंड के रूप में है। तो आप लोगों ने जो डिमांड किया था कि म्यूचुअल फंड के विषय में एक वीडियो बना के दीजिए, तो मैंने कोशिश किया है कि म्यूचुअल फंड के हर पॉइंट को कवर कर सकूं, जिससे कि आप लोगों को म्यूचुअल फंड के विषय में जानकारी मिल सके। और अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो मेरी तो सलाह यही रहती है ज्यादातर लोगों को कि अपने आसपास में देखिए कोई एक बंदा होगा। 2004 से पहले मुझे याद है कि म्यूचुअल फंड के काफी एजेंट्स हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद धीमे धीमे कमीशन काफी कम हो गया, इतना ज्यादा कम हो गया कि इसके एजेंट्स का किसी के घर जाना मुश्किल होता है। तो इसके एजेंट्स आपको घर जाते हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन जो लोग भी इसका काम करते हैं वो अपने यहां लिखवा के जरूर रखते हैं कि म्यूचुअल फंड का वो काम करते हैं। तो आप ऐसे लोगों से संपर्क कर सकते हैं और उनसे एक्सपर्ट ओपिनियन लेके फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, ऐसा मेरी सलाह है आप सभी लोगों को। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह ज्ञान प्राप्त हो सके। आज जो शेयर मार्केट में उहापोह की स्थिति मची हुई है, आज जो शेयर मार्केट में डाउनफॉल की स्थिति मची हुई है, उस स्थिति से कैसे हम उबरे और कैसे म्यूचुअल फंड के द्वारा हम एक सॉलिड फंड तैयार कर सकते हैं और बैंक से बहुत अच्छा रिटर्न हम ले सकते हैं, या कहीं भी किसी चीज के पोस्ट ऑफिस से, बैंक से अच्छा रिटर्न हम ले सकते हैं। और ये जो पुराने मीथ है कि खाली बैंक में हमें पैसा रखना है, खाली पोस्ट ऑफिस में हमें पैसा रखना है, इस मीथ को तोड़कर एक नया सेक्टर आज के युवा वर्ग के लिए बहुत ही शानदार सेक्टर है म्यूचुअल फंड के रूप में। और मैं हर युवा से यह आह्वान करता हूं कि आप लोग कुछ ना कुछ पैसा जरूर इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आज का युवा खर्चीला ज्यादा है। उसको एक मोबाइल खरीद लिया, संतुष्टि नहीं है, 6 महीने बाद उसका मोबाइल उसको अपग्रेड चाहिए, दूसरा मोबाइल ले लेगा, फिर वो पुराना हो गया, 6 महीने बाद फिर नया, फिर 6 महीने बाद फिर नया। तो इस तरीके से वो अननेसेसरी के बहुत सारे खर्चे करता है, क्योंकि नया नया जोश आता है, नई नई इनकम आती है, नई नई सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर होती है, तो उसको अच्छा लगता है। अपने जीवन को जो उसने झंझावात झेले हैं, जो उसने गरीबी देखी है, माँ बाप का रेस्ट्रिक्शन देखा है, माँ बाप के प्रतिबंध देखे हैं, उसके बाद जब वो आजाद पंछी की तरह से इस दुनिया में उड़ता है तो उसको ये लगता है कि इस आसमान में क्या क्या हम अपने कब्जे में कर लें, क्या क्या हम हासिल कर लें। उसके लिए वो लोन लेने से भी पीछे नहीं हटता है
अगर मेरा एक वीडियो आपने देखा होगा, मैंने उस पर भी, क्योंकि नए नए जब भी हम काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले पैसा तो उतना आता नहीं है, तो हम लोन के चक्कर में फंस जाते हैं, क्रेडिट कार्ड के चक्कर में फंस जाते हैं। और लोन, पर्सनल लोन या कंज्यूमर लोन या फिर क्रेडिट कार्ड, ये कितना बेकार आइटम है, कैसे आपको कर्जदार बना रहा है और कैसे छोटे छोटे खर्चे आपके एक विकराल रूप धारण कर लेते हैं। इसके लिए भी मैंने आपको एक छोटा सा वीडियो आज से 3-4 दिन पहले बनाया था। अगर आपने न देखा हो तो उसको भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, जरूर देखिएगा और समझने का प्रयास करिए। क्रेडिट कार्ड एक माया जाल है। पर्सनल लोन, अक्सर फोन आएगा आपके पास, रोज फोन आता है, हम लोग के पास भी रोज फोन आता है, सर आप इतना ले लीजिए, 21 लाख का मैसेज आएगा, 21 लाख ले लीजिए, 25 लाख ले लीजिए, 95,000 तो बस आप कहिए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। इस टाइप का बहुत सारा आता रहता है और ये सब कंपनियों का एक माया जाल है, जिसमें एक बार अगर आप उलझ गए तो फिर आप उलझते ही चले जाएंगे। एक मकड़ी का ऐसा जाल है जिसमें उलझ के आप इन्वेस्टमेंट भूल जाएंगे, जिसमें कि भविष्य की प्लानिंग आप भूल जाएंगे, आप अपने इनकम को बचा के सेविंग करके कुछ खरीदने के बारे में वो सब भूल जाएंगे। आप इनके चक्रव्यूह में इनको ब्याज देते देते परेशान रहेंगे और भगवान जाने कैसे ये सिस्टम चलता है, क्या आज की डेट में सिस्टम हो गया है। इतने फोन आएंगे, इतने फोन आएंगे, इतने फोन आएंगे, इतने मैसेज आएंगे कि बड़ा अट्रैक्शन आ जाता है। अब देखिए अमेजॉन पे भी देखिए, आप परचेज करने के लिए जाइए तो उसमें नीचे लिख के आएगा एसबीआई क्रेडिट कार्ड की वजह से इतने रुपए का डिस्काउंट। अब आज का युवा जो है तुरंत क्रेडिट कार्ड के पीछे भागता है, बोले 4,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन उस 4,000 की वजह से वो कितने बड़े मकर जाल में फंसता चला जा रहा है, वो आज उसको समझ में नहीं आता है। लेकिन एक एज जब गुजरती है तब उसको समझ में आता है। 2001, 2002, 2003, 2004 ये 4 साल मैंने झेला, क्रेडिट कार्ड बनवाया एसबीआई से और बाद में मुझे इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि कार्ड जब होता है तो आदमी फटाफट उसको एंजॉय करता है और बाद में देने की स्थिति दिक्कत आती है, फिर उसके ऊपर पेनाल्टी पे पेनाल्टी पे पेनाल्टी पे पेनाल्टी और इतनी पेनाल्टी कि उसको झेलने में आदमी का बैंड बाजा बच जाता है। तो इस तरह का एक माइंडसेट करिए कि हमें म्यूचुअल फंड में कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है और कर करके धीमे धीमे अपना जो हमारा असेट्स है उसको मजबूत करना है, मुख्य धारा में बने रहना है, क्रेडिट के मकर जाल में नहीं उलझना है। मैं ये नहीं कहता कि कुछ भी खरीदना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ भी खरीदने से पहले कम से कम 5 बार सोचिए, कम से कम 10 दिन का समय दीजिए। जो जोश में कोई खरीदारी मत करिए। आप अक्सर ये देखेंगे कि जो जोश में जो खरीदारी होती है उस खरीदारी का कोई मतलब नहीं होता है, बाद में वो कूड़े के ढेर में ही जाता है। तो प्रयास ये करिए कि जब भी बाजार जाएं, लिस्ट बना के जाएं, सोच के जाएं, विचार करके जाएं और जब भी खरीदारी करें तो उससे पहले अगर सोच लीजिए कि ये क्या मेरे यूज का है और उसके लिए आप 5 दिन का 10 दिन का अपने को समय दीजिए और आपको ऐसा लगे कि नहीं भाई इसके बिना मेरा रहना मुश्किल है, मेरे लिए ये जरूरी है, तो आप खरीदिए। भाई ये कंज्यूमर है, आप कंज्यूमर है, मार्केट में प्रोडक्ट है, वो आप ही के लिए बना है, आप खरीदिए। लेकिन अगर आपको ये लगे 5 दिन 10 दिन के पीरियड में कि नहीं नहीं ये फालतू का खर्चा है, हमने अच्छा किया जो नहीं परचेज किया, तो उस अवस्था में आप बच जाएंगे। ये मेरी सलाह है। जैसे कि आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि अगर गुस्सा आए तो 2 मिनट के लिए लंबी लंबी सांसें लीजिए, 1 से 100 तक गिनती गिनिए, उतनी देर में आपको यह पता चल जाएगा कि क्या ये क्रोध करना उचित है या क्रोध आप जबरदस्ती कर रहे थे। तो इसी तरीके का परचेजिंग पे भी दिमाग सोचिए कि आप जो परचेज कर रहे हैं, जो खरीदारी कर रहे हैं, वो आपके यूज का है या अननेसेसरी आप किसी कंपनी के या किसी के बहकावे में आके परचेजिंग करके अपने बजट को खराब कर रहे हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोगों को शेयर जरूर करिए। नमस्कार।